वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं लेवल क्रॉस। दोस्तों आज की मूवी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन हाँ, आपको अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मूवी की शुरुआत रघु नाम के बंदे से होती है, जो कि स्टेशन का गेट कीपर है। यानी कि जब भी ट्रेन वगैरह आती है तो उसका काम है ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बताना कि आगे रास्ता खाली है या फिर आगे कोई गड़बड़ी है, और अगर कोई गड़बड़ी है तो झंडे को लाल दिखाकर ड्राइवर को सावधान करना उसका काम है। लेकिन जिस स्टेशन पर रघु काम करता है वो बिल्कुल बेहद रेगिस्तान में बना हुआ है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। रघु यहाँ पर स्टेशन के पास बने एक घर के अंदर रहता है। उसके पास एक गधा भी है जो उसके अकेलेपन का साथी है। वो अकेले अपने गधे के साथ डेली पास के गाँव में जाता है, जो गाँव पूरी तरह से खाली है, बस एक कुआं है वहाँ पर। उसी से रघु पानी वगैरह निकालने का काम करता है। साथ ही खाने पीने के लिए वो कुछ आलू टमाटर और सब्जियों की भी खेती करता है। लेकिन इंसान के पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो, अकेलापन इंसान को खाने लग जाता है। यह चीज रघु के साथ भी होती है। उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, इसलिए वो अपनी बातें अपने गधे से ही शेयर कर लेता है। अगली सुबह होते ही रघु अपने डेली काम पे निकल जाता है, तो वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। रघु आने वाली ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाता है, लेकिन जैसे ट्रेन वहाँ से गुजरती है पीछे एक चीज छूट जाती है, जो कि चैताली नाम की एक लड़की होती है। अब पता नहीं उसको किसने ट्रेन से धक्का दिया या फिर वो खुद कूद गई, ये हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं जैसे ही रघु चैताली को देखता है, तुरंत उसकी सांसें चेक करता है कि ये जिंदा है या फिर मर गई। लेकिन दोस्तों भाग्य से वो जिंदा होती है, इसलिए वो चैताली को उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और बढ़िया तरीके से उसका ख्याल रखता है। कुछ देर के बाद होता यह है कि चैताली को होश आ जाता है। वो भी रघु को सामने देखकर घबरा जाती है कि ये कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आई। रघु कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। चैताली कहती है, देखिए मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं शायद गलती से ट्रेन से गिर गई थी। मेरे पति फिलिप मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि ट्रेन में वो भी मौजूद थे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से दूसरे स्टेशन जाना होगा ताकि मैं उनको मिल पाऊँ। लेकिन जैसे चैताली बाहर आती है तो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि चारों तरफ उसे बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। लेकिन तब भी वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अकेले इस अनजान जगह पर रह नहीं सकती थी। उसे किसी भी हाल में अपने पति के पास पहुँचना था। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद जब वो थक जाती है तो रघु उसे रिटर्न घर लेकर आता है और कहता है, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा पाओगी, ऐसे चलते चलते भूख प्यास से मर जाओगी, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद वो चैताली को आराम करने के लिए बेड भी लगा कर देता है। चैताली डरते डरते बेड पर लेट जाती है। तो वही रघु घर के बाहर आकर दोबारा अपने गधे से बात करने लग जाता है और उसे चैताली के बारे में भी बताता है। बातों की आवाज सुनकर चैताली जैसे बाहर आती है, उसे वहाँ पर रघु के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। रघु कहता है कि अरे तुम चौंक गई ना, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अक्सर खुद से बातें करता रहता हूँ, इसलिए आप जाओ आराम से बैठ जाओ। अगली सुबह रघु चैताली को बताता है कि यहाँ रेलवे का एक टेलीफोन है, हम यहाँ से तो कोई कॉल नहीं लगा सकते, पर हाँ दूसरे स्टेशन पर जैसे ही कोई ट्रेन निकलती है वहाँ से फोन आ जाता है, तो मुझे हरी झंडी लेकर बाहर जाना पड़ता है, और अगर अगली बार फोन आया तो उनको मैं आपके बारे में जरूर बता दूंगा और फिर वो लोग आपको लेने के लिए आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तभी किस्मत से फोन बजने लग जाता है। रघु कहता है कि वाह क्या किस्मत है तुम्हारी, ये देखो फोन आ गया। वो जैसे फोन उठा के उन्हें चैताली के बारे में बता पाता, इससे पहले चैताली फोन कट कर देती है? ये क्या किया इसने? रघु एकदम हैरान कि ये क्या हुआ, आपने फोन क्यों कट कर दिया? चैताली बताती है कि पहले मुझे आप पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा कि मैं गलती से ट्रेन से गिर गई, पर सच तो यह है कि मैं अपने पति से ही बचकर ट्रेन से कूदी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे तो मार देता। मैं फिलिप के पास वापस नहीं जाना चाहती। अब चैताली रघु को अपनी कहानी बताने लगती है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिलिप एक बार मेरे क्लिनिक में आया था, क्योंकि उसकी पहली पत्नी के मरने के बाद से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मैंने उसका इलाज किया और धीरे धीरे करके उसके अंदर सुधार आने लग गया। लेकिन न जाना ये ट्रीटमेंट के लिए डेली मिलना प्यार में कब बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिलिप को पसंद करने लगी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे सीधे बोल पाती, इसलिए मैंने इंतजार किया कि अगर फिलिप भी मुझे पसंद करता होगा तो वो मुझे खुद से बता देगा। और हुआ भी ऐसा। कुछ दिनों के बाद उसने खुद ही मुझसे शादी के लिए कह दिया और मैंने भी तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद हमारी शादी भी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद से ही फिलिप ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना उसकी बिल्कुल एक आदत बन चुकी थी। सारा दिन मुझे मारता पीटता रहता था, यहाँ तक कि उसने नशा करना भी शुरू कर दिया। और एक दिन तो नशे की हालत में उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पहली पत्नी को खुद से मारा। ये जानकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने ये बात लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिलिप मेरे रास्ते में आ जाता। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरा भी वही हाल करेगा जो उसने अपनी पहली पत्नी का किया था। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए मैं ट्रेन से कूद गई ताकि उससे बच पाऊं। दोस्तों ये सुनकर रघु भी हैरान कि यार बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ। तो अगले सीन में चैताली रघु से नहाने का पानी मांगती है। रघु कहता है कि सुबह मैं पानी लाया था, उससे आप नहा लो, बाद में मैं फिर से ले लूंगा।
इसलिए चैताली नहाने चली जाती है। उसके जाने के बाद तो रघु अपने कुछ अच्छे कपड़े निकालता है ताकि चैताली के सामने थोड़ा ढंग का दिख पाए। साथ ही अपने ही कुछ कपड़े चैताली के लिए भी निकाल देता है। अब इतने दिनों के बाद रघु किसी इंसान से मिलकर बात कर रहा था तो वो खुशी में होता है, बहुत ज्यादा खुशी में। बल्कि आगे चैताली रघु से कहती है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या, अकेले रहते हो क्या? रघु कहता है कि हाँ, माँ थी मेरी, लेकिन कुछ सालों पहले मर गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा शादी कर ले, वरना मेरे जाने के बाद तो अकेला हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आज उनकी बात समझ में आ रही है मुझे, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। काश मैं शादी कर लेता। देखो ना, मैं यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझसे बात कर पाए या फिर जिसे मैं अपनी बात बता पाऊँ। लेकिन देखो ना, भगवान ने आपको भेज दिया ताकि मेरा अकेलापन मुझे मार न डाले। मेरे पास एक गधा और सब्जियों का खेत भी है जिनसे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। चैताली कहती है कि ऐसी लाइफ तो किसी किसी को मिलती है जिसमें सुकून हो। मेरी लाइफ को देखो, मैं वापस उस लाइफ में जाना ही नहीं चाहती, पर मुझे लगता है कि वो फिलिप इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज, वो मुझे मार देगा वरना। इतना कहकर वो रघु के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है क्योंकि उसे रघु पर भरोसा हो गया था। रघु भी एकदम खुश हो जाता है। चैताली कहती है अब से तुम्हें अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, खाना वगैरह पकाने का काम मैं करूंगी और बस सामान वगैरह तुम कर देना। रघु भी मान जाता है। तभी उसे ट्रेन के आने की खबर मिलती है, इसलिए झंडी दिखाने रघु वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चैताली घर की सफाई कर जाती, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। सफाई करते करते उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है, बस उसके होश उड़ जाते हैं। रघु ने एक डिब्बे के अंदर कई सारे न्यूज़पेपर के कटआउट्स रखे होते हैं जिसमें एक परिवार के हत्याकांड के बारे में लिखा हुआ था कि पति पत्नी के साथ उनके 2 बच्चों को मार दिया गया। उसी कटआउट्स के साथ वहाँ गेट कीपर की एक आईडी भी होती है जिसमें नाम तो रघु का होता है लेकिन फोटोज किसी और की होती है। यानी कि जिसे चैताली रघु समझ रही है वो रघु नहीं बल्कि कोई हत्यारा है जिसने शायद इस घर में रह रहे परिवार वालों को मार दिया होगा और उसके बाद परिवार के पति की आईडी लेकर गेट कीपर बन गया। ये जानकर चैताली एकदम से घबरा जाती है कि मैं कहाँ मुसीबत में फंस गई। एक मुसीबत से छोटी दूसरी मुसीबत में आ गई, भगवान क्या होगा मेरा। रघु जैसे घर के अंदर आता है उसे चैताली काफी घबराई हुई दिखाई देती है और बस तभी उसकी नजर गिरे हुए असली रघु की आईडी पर पड़ती है। रघु समझ जाता है कि यही वजह है चैताली के घबराने की। वो जैसे पीछे मुड़ता है चैताली चाकू लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है देखो देखो मेरे पास आना मत वरना जान से मार दूंगी। रघु कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे मैं देखो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसके बाद रघु अपनी कहानी बताता है कि करीब 10 साल पहले मेरी माँ जब मुझे शादी के लिए जिद करने लगी तब मैं उनकी जिद की वजह से एक लड़की देखने गया। वहाँ जाने के बाद मैंने साफ साफ उस लड़की से कह दिया था कि देखो अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे अभी बता दो क्योंकि तुम्हारे शादी करने से उसका दिल टूट जाएगा बेचारे का जिससे तुम प्यार करती हो। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है तो इसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पता है उस टाइम उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और हमारी शादी हो गई। शादी के करीब 1 हफ्ते के बाद ही मेरी बेचारी माँ चल बसी। मेरी नौकरी वगैरह भी सही नहीं चल रही थी। ऊपर से 2 साल में ही मैं एक लड़का और एक लड़की का पिता बन गया था। फिर गरीबी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं और बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सर्जरी करने का फैसला किया ताकि कभी बाप न बन पाऊं। पर तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप कभी बाप बन ही नहीं सकते थे लाइफ में। बस जब डॉक्टर ने ये कहा ना तो मैं शॉक में हो गया। मैं सोचने लगा कि फिर मैं 2 बच्चों का बाप कैसे बन गया। जैसे ही मैं जवाब मांगने घर गया तो घर आते ही मुझे मेरा जवाब मिल गया क्योंकि मेरी पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ बेड पर थी। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया कि बस मैं क्या कहूँ। मेरा खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया। मैंने उन चारों के चारों को घर में ही मौत के घाट उतार दिया। इस चीज का न्यूज़पेपर कटआउट तुमने देखा होगा। बस यही है कहानी। और ये खबर जैसे फैली पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ा। भागकर मैं इसी स्टेशन पर आ गया जहाँ मुझे रघु चाचा मिले जो यहाँ के उस समय गेट कीपर थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया, खेती वगैरह करना सिखाया। लेकिन करीब 1 महीने पहले बीमारी से उनकी मौत हो गई। मुझे तो लगता है कि मेरी माँ को भी मेरी पत्नी ने जहर देकर मारा होगा। शायद उन्होंने उसे उसके पुराने आशिक के साथ पकड़ लिया होगा क्योंकि शादी के टाइम मेरी माँ एकदम हट्टी कट्टी थी पर शादी के 1 हफ्ते के बाद ही वो मर गई। अब तुम ही बताओ अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता। ये सुनकर चैताली कंफ्यूज में भी होती है और थोड़ा हैरान भी, लेकिन वो रघु को सहारा देती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बातें। अब अगले सीन में वो रघु से कहती है कि देखो मैं जाती हूँ पानी लेने के लिए, तुम आज घर पर आराम करो। जिसके बाद चैताली वहां से चली भी जाती है। उसके जाने के बाद रघु जब घर पे बाकी काम कर रहा होता है तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर कोई है। तो वो एक रॉड लेकर बाहर आता है ताकि देख पाए कि यहाँ पर है कौन। बस दोस्तों उसे सामने फिलिप दिखाई देता है जो चैताली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। उसको देखकर तो रघु की हालत खराब। फिलिप कहता है कि देखो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई आया था मदद मांगने के लिए।
बेचारा रघु तो पहले से ही घबराया हुआ था, इसलिए वो घबराहट में कह देता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई थी मदद मांगने के लिए, तुम चले जाओ यहाँ से। फिलिप समझ जाता है कि रघु झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि एक बात बताओ, मैंने कब कहा कि मैं किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ? बता, तूने क्या किया शिखा के साथ? शिखा सुनते ही रघु परेशान हो जाता है कि ये शिखा कौन है। फिलिप बताता है कि लगता है शिखा ने तुम्हें कोई और ही कहानी बताई है। और तब फिलिप रिवील करता है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और शिखा जिसे तुम चैताली कह रहे हो वो मेरी ही पेशेंट है। उसको एक दिमागी प्रॉब्लम है जिससे वो अचानक कभी कभी एकदम वायलेंट हो जाती है, और जब वो वायलेंट होती है ना, तब वो किसी को नहीं देखती कि सामने कौन है, उस पर सीधे हमला कर देती है। एक्चुअली मैं उसका ही इलाज करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन वो तो ट्रेन से कूद कर भाग गई। मेरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने उसको छुपाया है तो बता दो, वरना वो कब तेरी जान ले लेगी तुझे पता नहीं चलेगा। बेचारे रघु को तो सदमा लग जाता है कि इस कहानी का बिल्कुल उल्टा तो चैताली ने उसको बताया था, तो अब वो किस पर यकीन करे, चैताली पर या फिलिप पर? क्यों दोस्तों, इंटरेस्टिंग हो रही है ना कहानी? रुकिए यार जरा। अब रघु सीधे चैताली के पास आकर उसे शिखा के नाम से बुलाता है। बस चैताली के हाथ से पानी का मटका गिर जाता है। वो रघु से कहती है, फिलिप आ गया ना, उसी ने तुम्हें मेरे बारे में ये सारी गलत बातें बताई होंगी। शिखा पता है कौन है? उसकी पहली पत्नी है, उसी का नाम शिखा था जिसे उसने मार दिया था। रघु यार फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, वो किस पर विश्वास करे उसे पता नहीं चलता। चैताली कहती, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ, और देखना पुलिस फिलिप को यहाँ से लेकर जाएगी, क्योंकि असली अपराधी मैं नहीं वो है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं बताओ? रघु को तो लगने लग जाता है कि शायद चैताली सही कह रही है, फिलिप उसको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन होता यह है कि वो कुछ सोच पाता तभी फिलिप भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे ही वो जबरदस्ती चैताली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, रघु उसको रोक लेता है। कहता है, देखो तुम चैताली को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पर इससे पहले कि फिलिप कुछ कहता, पीछे से चैताली वही रॉड लेकर फिलिप के सर पर मार देती है। वो घायल हो जाता है। अब रॉड तो वो मार देती है, लेकिन एकदम घबरा भी जाती है। रघु कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी फिलिप फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। रघु इतने घिनौने तरीके से रॉड की मदद से फिलिप को मारता है ना, कि मानो ये रघु का डेली का काम हो। हाँ दोस्तों, लगता है ऐसा ही है कि जैसे वो डेली लोगों को मारता हो। तभी उसकी नजर फिलिप के बटुए पर पड़ती है, जिसमें क्लिनिक की एक पर्ची है, और दोस्तों उसमें डॉक्टर का नाम डॉक्टर फिलिप लिखा हुआ है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, और पेशेंट का नाम शिखा। ये देखकर रघु को सदमा। हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि फिलिप सही कह रहा था, ये चैताली नहीं बल्कि शिखा है। लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले चैताली वहाँ पर आकर रघु से कहती है, हाँ मैं ही शिखा हूँ, और इतना कहकर वो रघु के सर पे हमला कर देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम रघु को देखते हैं, जहाँ चैताली नहीं होती, यानी कि रघु ने उसे भी मार डाला। जिसके बाद रघु सारे न्यूज़पेपर्स कटआउट्स को आग में डालकर राख कर देता है, ताकि किसी को उसकी सच्चाई कभी मालूम ना पड़े। सच में दोस्तों, ये रघु बहुत ही डेंजर आदमी है। 4 लोगों को मारने के बाद उसने फिलिप की जान ले ली, साथ ही उसने चैताली को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन रुकिए, मूवी में बताया तो नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल से असली रघु को भी इसी ने मारा होगा, क्योंकि वो हमेशा से ही अकेले रहता था, और अकेलेपन ने उसके दिमाग पर काफी गहरा असर कर दिया, जिससे वो किसी भी चीज से बातें करने लगता और किसी की भी जान लेने से जरा भी नहीं चूकता। इसी तरह उसने टोटल 7 लोगों की जान ली। और रघु का दिमागी संतुलन बिगड़ने की बात इस चीज से कंफर्म होती है कि आपने नोटिस किया होगा, जो गधा मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो अचानक कहीं गायब हो गया। साथ ही वो उस टाइम भी गायब कैसे हो गया था जब चैताली को रघु की आवाज सुनाई दी थी किसी से बात करते हुए। याद है दोस्तों आपको, जब चैताली बाहर आई थी उसने रघु से कहा था कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो असल में वो गधा काफी टाइम पहले मर चुका था। लेकिन जब वो गधा जिंदा था तब रघु उसका ख्याल रखता था, उसे खाना वगैरह देता था। लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से उसके मरने के बाद भी वो इमेजिन करता था कि वो गधा अब भी उसके साथ है। और अब आप कहेंगे कि वो गधा मर गया, ये कैसे पता चला? तो असल में जब रघु ने चैताली को शिखा कहा तो वैसे ही उसके हाथों से मटका गिर गया था। उसी जगह से थोड़ी दूर पर गधे की सड़ी हुई लाश पड़ी थी, जिसे डायरेक्टर ने इस तरह दोस्तों छुपाने की कोशिश की ताकि किसी को उस पर ध्यान ना जाए। हाँ, हमने पकड़ लिया उसको। उम्मीद है आपको एंडिंग और राजू के पागल होने का रीजन पता चल गया होगा। बाकी देखो, थोड़ा मूवी घुमावदार थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।